नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजय डोले। मैं आप सभी 10वीं के छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का अध्यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं हमारी दूसरी इकाई का तीसरा पाठ, श्रम साधना। श्रम यानी कष्ट, साधना यानी तपश्चर्या करना, साधना करना। और इस पाठ के लेखक है श्री कृष्णदास जाजू। तो दोस्तों, प्रथम मैं आपको लेखक का परिचय, लेखक के बारे में बताना चाहता हूं। लेखक का परिचय आपको बताता हूं। तो लेखक, इस पाठ के लेखक श्री कृष्णदास जाजू जी, इनका जन्म 1882 अकासर यानी राजस्थान में हुआ था और मृत्यु 1995 जयपुर राजस्थान में हुई है। तो श्री कृष्णदास जी 1920 में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और देश सेवा के कार्य में जुट गए। आपको लोग सम्मान स्वरूप तपोधन करते थे, यानी श्री कृष्णदास जाजू जी को लोग सम्मान से तपोधन कहते थे। तो स्वराज्य प्राप्ति में सुधारक मीराबाई, जीवन का तात्विक अधिष्ठान आदि इनकी ग्रंथ संपदा है। इसके अतिरिक्त अनेकों पुस्तकों के संपादन में आपका सराहनीय योगदान रहा है। तो दोस्तों, यह एक वैचारिक निबंध पाठ है। दोस्तों, यह पाठ एक वैचारिक निबंध है, श्रम साधना। लेखक ने इस निबंध में मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं, शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विशद विवेचन किया है। लेखक ने यहाँ श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए आर्थिक सामाजिक समानता पर विशेष बल दिया है। दोस्तों, लेखक ने इस वैचारिक निबंध में हमें कुछ विचार देने का प्रयास किया है। दोस्तों, प्राचीन काल से आज तक सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए हैं, हम देख रहे हैं। इसके साथ ही संपत्ति तथा उसके निर्माण में लगने वाली शक्तियों के बीच तरह तरह की असमानताएं भी रही है। हम देख रहे हैं, आज भांडवलशाही का युग है। श्रमजीवियों तथा व्यापारियों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमां का अंतर आ रहा है। लेखक ने प्रस्तुत निबंध में मानवीय जीवन, संपत्ति के स्वामित्व, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं तथा शारीरिक एवं बौद्धिक श्रम आदि का विस्तृत विवेचन इस निबंध में किया है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में लेखक ने हमें श्रम की प्रतिष्ठा स्थापन करने का आह्वान किया है। सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर लेखक ने इस निबंध में बल दिया है। तो दोस्तों, देखते हम हमारा आज का पाठ तीसरा, श्रम साधना वैचारिक निबंध। और इस पाठ के लेखक है श्री कृष्णदास जाजू। तो देखते हम लेखक क्या कहते हैं। लेखक जाजू जी कहते हैं, देखो, गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्ष तक चलती रही। दोस्तों, आधुनिक युग प्रारंभ होने से पहले सारे विश्व में गुलामी की प्रथा विद्यमान थी। गुलामी यानी कुछ पैसे देकर, वस्तुएं देकर किसी व्यक्ति पर अपना स्वामित्व प्रस्थापित करना, उसे कहते हैं गुलामी। उसे दास बनाकर रखते हैं अपने खेतों में, अपने घर में। वह बिना पैसे लिए मजदूरी करने के लिए 24 घंटे वह नौकर की तरह हमें उपलब्ध होता है, उसे कहते हैं दास। यानी उसका सारा स्वतंत्र आजादी हमारे निर्णय पर अधीन होता है, उसे कहते हैं दास। हमारी आज्ञाओं का पालन करने वाला, बिना कोई सवाल पूछे, बिना कोई झिझक कर वह हमारे काम करने वाला, बिना पैसे दिए, मुबदला दिए, उसे कहते हैं दास।
और यह दास प्रथा यूरोप में प्रामुख्य विद्यमान थी। अफ्रीकन देशों में जो निग्रो जमाती के लोग थे, उनका खरीदी बिक्री का व्यवहार बाजार लगते थे आशिया खंड में और यूरोप खंड में। हम विचार भी नहीं कर सकते दोस्तों कि आदमी और औरतों की खरीद फरोख्त किया जाती थी। जैसे आज हम किसी वस्तु की जरूरत हो, आवश्यकता हो, तो बाजार में जाते हैं और कुछ पैसे देकर उसको खरीदकर उसका स्वामी हम बन जाते हैं, उसका उपभोग लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही एक जिंदा आदमी दूसरे जिंदा आदमी को वस्तु की तरह समझकर उसे उसका उपयोग इस्तेमाल करने के लिए, उपभोग लेने के लिए बाजार में जाता था। मेले लगते थे, बाजार लगते थे बड़े बड़े गुलामों के। वहां पर जाकर उसे जो पसंद आया वह औरत और आदमी को वह खरीद लेता था और अपने पास गुलाम की तरह रखता था, अपने खेतों में अपने घर के काम करने के लिए। और यूरोप में यह प्रथा प्रचलित हो चुकी थी, लोकप्रिय हो चुकी थी। मार्टिन लूथर किंग होंगे, अब्राहम लिंकन होंगे, इन दो समाज सुधारकों ने, विचारवंतों ने यूरोप में जो चल रही थी गुलामी की प्रथा, उसे बंद करने का प्रयास किया, कानून भी पास किए और वह प्रथा यूरोप में बंद हो गई। तो लेखक कहते हैं कि दोस्तों, गुलामी की प्रथा संसार भर में हजारों वर्षों तक चलती रही। दोस्तों, पहले राजा राजाओं में युद्ध होता था, जंग होती थी, और जो राजा जीतता था और वह जो पराभूत होता था, उसके जो सैनिक होते थे, उन्हें जो जिसने विजय प्राप्त किए युद्ध में, वह राजा पराभूत राजाओं के सैनिकों को बंदी बनाकर अपने राज्य में गुलामों की तरह उन्हें पकड़कर ले जाया करता था और उनका इस्तेमाल देश के कार्य में लगने वाले जो बड़े बड़े काम होते थे, उनको वहां गुलामों की तरह रखा जाता था, उनसे काम किया जाता था। अगर हम देखते, कई फिल्में आ चुकी है इन प्रथाओं पर आधारित। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है, उस पर अपना मालिकाना हक जताता है, उसे कहते हैं गुलामी की प्रथा। दोस्तों, लेखक कहते हैं, उस लंबे अरसे से विद्वान, तत्ववेत्ता और साधु संतों के रहते हुए भी वह चलती रही। देखो दोस्तों, संसार भर में गुलामी की प्रथा तत्ववेत्तों के होते हुए भी, साधु संतों के रहते हुए भी वह चलती रही। साधु संतों ने विरोध किया, तत्ववेत्तों ने विरोध किया, अरस्तु होंगे, एरिस्टोटल होंगे, ऐसे कई थे, इन्होंने विरोध किया गुलामी प्रथा का, लेकिन वह चलती रही, बंद नहीं हुई। लेखक कहते आगे कि गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा उनके हित में है। देखो दोस्तों, कैसे साइकोलॉजी मनोव्यापार बन चुका था, मनोधारणा बन चुकी थी गुलाम लोगों की, कि गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि यह प्रथा उनके हित में है। देखो दोस्तों, तत्ववेत्ता यानी तत्वज्ञ, दार्शनिक, प्रथा यानी रिवाज, रीति, हित, कल्याण। देखो दोस्तों, गुलामों को खुद लगता था कि अपनी खरीद फरोख्त होना क्या है, उनके हित में है, भलाई के लिए है। देखो दोस्तों, प्राचीन काल में युद्ध होते थे बड़ी मात्रा पर, अकाल रहता था, खाने को नहीं मिलता था, गरीब लोग रहते थे, कई गरीब देश थे हमारे विश्व में, पिछड़े हुए देश थे। वहां से लोगों को पकड़कर बंदी बनाकर अंतरराष्ट्रीय गुलामों के बाजार में बेच दिया जाता था और 2 समय का खाना मिलता है, इसी में वो अपना समाधान मानते थे, सुख मानते थे। इसीलिए वो क्या मान रहे थे कि गुलामी करना भी हमारे हित में है, हमारी भलाई के लिए ही है। देखिए दोस्तों, लेखक आगे कहते हैं कि गुलाम लोग खुद भी मानते थे कि वह प्रथा उनके हित में है। फिर मनुष्य का विवेक जागृत हुआ। विवेक यानी अच्छे विचारों का निर्माण होना, मस्तिष्क में अच्छे विचार, सद्विचार जन्म लेना, उसे कहते हैं विवेक।
विवेक जागृत हुआ। जागृत होना यानी जगा, उन्हें मालूम हुआ कि यह हम बुरा कर रहे हैं, हम भी आदमी है, वह भी आदमी है, उसका शोषण करना बुरी बात है। जैसे हम आजादी से रहते हैं, घूम फिर सकते हैं, वैसे वह भी आदमी है, उसे भी भावनाएं हैं, इसे गुलाम बनाकर रखना नहीं चाहिए, उसे आजाद रखना चाहिए, करना चाहिए। ऐसी भावना विश्व में निर्माण हुई, भावना ने जन्म लिया। लेखक आगे कहते हैं, अपने जैसे ही हाड़ मांस और दुख की भावना रखने वालों को एक दूसरा बलवान मनुष्य गुलामी में जकड़ रखे, क्या यह बात न्यायोचित है? न्यायोचित यानी जो न्यायतः उचित है। आपको लगता है दोस्तों, किसी व्यक्ति को, आदमी को अपना गुलाम बनाकर रखना, धन के बल पर, ताकत के बल पर, सामर्थ्य के बल पर, अनुचित लगता है? हमें योग्य लगता है? नहीं। हम सुशिक्षित है, पढ़े लिखे, हमें बुरा लगता है किसी व्यक्ति पर अधिकार जमाना। ऐसे विवेक की भावना जागृत हुई और लोगों में न्याय की भावना निर्माण हुई और यह प्रथा समाप्त होनी आरंभ हुई। यह प्रश्न सामने आया। लेखक कहते हैं, इसके हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए। देखिए दोस्तों, कहते हैं इसको हल करना यानी सुझाना, समस्या से छुटकारा पाना। इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए। एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारा अमेरिका देश, जो आज सबसे प्रगत है, विश्व में नंबर 1 है, यूरोपियन देश। वहां पर भी दोस्तों गुलामी प्रथा का उच्चाटन करने के लिए जो प्रस्तापित सत्ताधीश थे और प्रजा थी, इनमें संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था। अमेरिका का इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। ये गुलामी प्रथा के विरोधी थे और इन्होंने कायदा, संसद में कायदा बनाकर, बिल बनाकर गुलामी प्रथा का अमेरिका से उच्चाटन करने का प्रयास किया। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को उनके स्थानिक प्रजा ने इस प्रथा का उच्चाटन करने के लिए जो कायदा बनाया था, कानून बनाया गया था, उसे रद्द करने का इन्होंने दबाव डाला। फिर भी अब्राहम लिंकन नहीं माने, इन्होंने दबाव नहीं माना, धुड़का दिया उनका प्रस्ताव। लेकिन क्या हुआ, आखिर आपस में युद्ध हुआ था। एक तरफ अमेरिकन पुलिस और दूसरी तरफ स्थानिक प्रजाजन जो गुलामी की प्रथा का समर्थन करते थे। और इसमें क्या हुआ, अमेरिका सरकार को सफलता मिली और कानून को अधिकृत मान्यता मिली। गुलामी प्रथा का उच्चाटन अमेरिका में हुआ। लेखक कहते, और इसी प्रकार इसको हल करने के लिए आपस में युद्ध भी हुए यूरोप में और कई देशों में। अंत में गुलामी की प्रथा मिटकर रही और इस प्रकार गुलामी की प्रथा सारे देश, सारे विश्व से मिट गई। इसी प्रकार राजाओं की संस्था की बात है दोस्तों। लेखक कहते हैं कि इसी प्रकार हमारे विश्व में कई राजाओं का शासन था। कई राजा जन कल्याणकारी थे तो कई प्रजा के विरोधी थे, कोई शोषक थे, कई क्रूर थे, हिंसक थे, युद्ध के पिपासु थे। लेकिन इनका राज भी ज्यादा दिन नहीं चला और इनका भी क्या हुआ, यह राजाओं की संस्था भी नष्ट हो गई। देखिए दोस्तों, हमारे देश का इतिहास हो या विश्व का इतिहास हो, जहां जहां जुल्मी, दरिंदी, अमानुष राजाओं का शासन था, युद्ध पिपासी राजाओं का शासन था, अन्यायकारी राजाओं का शासन था, वह शासन ज्यादा दिन नहीं टिका। कुछ समय बाद वह शासन, उस राजा की सत्ता नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। देखिए लेखक आगे कहते हैं, इसी प्रकार राजाओं की संस्थाओं की बात है। जगत भर में हजारों वर्ष तक व्यक्तियों का, बादशाहों का राज्य चला, पर अंत में क्या किसी एक व्यक्ति को हजारों आदमियों को अपनी हुकूमत में रखने का अधिकार है?
यह प्रश्न खड़ा हुआ और इसी प्रश्न के अंत में जवाब मिला प्रजातंत्र, लोगों का शासन, यानी राष्ट्र को, राज्य को चलाने के लिए सारा अधिकार लोगों के हित में होना, लोगों के हाथ में होना, उसे कहते हैं प्रजावादी सरकार। राजाओं का, बादशाहों का शासन समाप्त हुआ और सामान्य जनता देश के लिए, राज्य के लिए, भलाई कल्याण करने के लिए, विकास करने के लिए उन्होंने, सामान्य जनों ने अपने देश की, अपने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली। हमारे देश में हम देखते हैं ऐसे कई राजाएं हो चुके हैं। पांडव कौरव, आपने सुना होगा युद्ध किस लिए हुआ था। सिकंदर लोदी, पृथ्वीराज चौहान, गुरु नानक देव, औरंगजेब, ऐसे कई राजा महाराजों में युद्ध हुए। किसके लिए? प्रजाओं का शासन करने के लिए। और उस वक्त जो अन्यायकारी राजा रहता था, जुल्मकारी राजा रहता था, उसको पराभूत करने के लिए, सबक सिखाने के लिए जो उसका प्रतिस्पर्धी राजा रहता था, उसको सामान्य जनों ने, सामान्य प्रजा ने उसको हर प्रकार की सहायता करके उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन जुल्मी राजाओं की, बादशाहों की सत्ता, राजवट समाप्त करने के लिए, हुकूमत समाप्त करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दिया था। चाणक्य हो गया, आपको मालूम होगा, जो राजा, नंद राजा था, जुल्म करने वाला, अन्याय करने वाला, उसका दमनकारी शासन समाप्त करने के लिए चाणक्य ने एक सामान्य आम आदमी को पढ़ा लिखा कर, राजनीति में पारंगत बनाकर, युद्ध तंत्र में पारंगत बनाकर, सब जो नंद के शत्रु राजा थे उनको इकट्ठा करके नंद राजा को पराभूत किया और सामान्य प्रजाजन को अधिकार देने वाला चंद्रगुप्त का शासन वहां पर स्थापित किया था। दोस्तों, इसी प्रकार आगे के तासिका में देखेंगे हम अगला भाग। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।